Hello, students. In this part, I will discuss events of fertilization which occurs during fertilization. The processes or events which occurs during fertilization. इसके पहले हम लोग ओजेनेसिस वगैरह देख चुके हैं और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस भी हो चुका था। अब हमारा ओवा रिलीज हो चुका है और ये ओवा रिलीज्ड ओवा फिम्ब्राई ने इसे पकड़ लिया होगा और जो ओवा है ये याद रखना है कि ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में है। इस ओवा को हमें एम्पुला आइसोमर्स जंक्शन तक पहुंचाना है विच इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो रिलीज ओवा को पिक करना और पिक करके उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचा देना, ये पहला स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज अराइवल ऑफ ओवा। ओवा का मतलब अंडरस्टूड है सेकेंडरी ओसाइट जिसमें कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और मेटाफेज सेकेंड स्टेज में इंटरप्टेड है। अराइवल ऑफ ओवा एट एम्पुला आइसोमर्स जंक्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, एम्पुला आइसोमर्स जंक्शन। हाँ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, जो रिलीज्ड ओवा है, दिस ओवा इज पिक्ड बाय फिम्ब्री ऑफ fallopian tube. Fimbri captures the ova and pushes it inside the fallopian tube, and in the fallopian tube cilia is present. Through the ciliary bedding, this ova is again pushed to the ampulla isthmus junction. So सबसे पहले ओवा हमारा पहुंच गया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। सेकेंड स्टेप ओवा आ गया और क्या आना चाहिए, स्पर्मेटोजो आएगा। तो सेकेंड स्टेप इज इंसेमिनेशन। Second step is insemination. Semination. What is insemination? Insemination is a process in which male discharges its semen in the female genital tract as ejaculation or ejaculum. तो मेल इंसेमिनेशन क्या है, तो मेल डिस्चार्जेस semen in the female genital tract, that is vagina, तो मेल क्या करेगा, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में सेमन को डिस्चार्ज करेगा, इजाकुलेट करेगा सेमन को और इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा हमारा सेमन किसमें, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। आपको पता है जो सेमन हमारे पास वेजाइना में जैसे ही सेमेन आता है, सबसे पहले सेमेन का, ये सेमेन जो वेजाइना में आता है, इसी सेमेन का सबसे पहले इसमें सेमेनल वेसिकल का सेक्रेशन में आपने फाइब्रिनोजन प्रोटीन पढ़ा था। ये फाइब्रिनोजन यहाँ पर कोगुलम का फॉर्मेशन करता है, ये कोगुलम बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। विदिन 15 to 20 मिनट्स ये कोगुलम के फॉर्म में रहता है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होता है और वो फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देता है और डिसॉल्व करके स्पर्म को फ्री करता है, स्पर्म्स आर फ्री। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ, जैसे ही इंसेमिनेशन हुआ, वन इजैकुलेशन ऑफ मेल कंटेन्स अप्रॉक्स 80 to 100 मिलियन स्पर्म्स, और वेजाइना में इतने सारे, सेमेन में इतने सारे स्पर्म हैं। इस स्पर्म का सबसे पहले इसमें जो प्रोटीन था, क्लॉटिंग प्रोटीन, उसके कारण कोगुलम का फॉर्मेशन होगा, ये क्लॉट बनेगा और विदिन 15 to 20 मिनट्स दिस क्लॉट विल बी डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस प्रोटीन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। हो गया, ये यहाँ से रिलीज होगा। इस बीच स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी इम्प्रूव करेगी, लेकिन अभी भी स्पर्म इतना एक्टिव नहीं हुआ है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। सो ये दो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, स्पर्म को हमने सेमेन को सबसे पहले कोगुलम का फॉर्मेशन करके उसको चेंज किया। नेक्स्ट अब स्टेप को देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर ये स्टेप ना हो तो कभी भी स्पर्मेटोजोआ फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और आप समझ ही गए किस स्टेप की बात कर रही हूँ। थर्ड स्टेप इज कैपेसिटेशन। It is the most important step, capacitation.
व्हाट इज कैपेसिटेशन? वर्ड से मीनिंग देखिए, कैपेसिटी, स्पर्मेटोजोआ को वो कैपेसिटी देना जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, यानी एपिडिडर्मिस में फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होने के बावजूद भी स्पर्मेटोजोआ अभी इस लायक नहीं कि वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सकता है। तो फर्टिलाइजेशन का पावर उसके पास कैसे आएगा, फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप होगी, दैट प्रोसेस इज कैपेसिटेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी इन स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू विच स्पर्मेटोजोआ इज एबल टू फर्टिलाइज ओवा इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। कहाँ पर ये प्रोसेस होगा, क्या ये प्रोसेस होगा? तो कैपेसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोजोआ का फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल मैच्योरेशन होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। So what is capacitation? It is physiological and biochemical maturation of spermatozoa. Maturation बोर्ड में बहुत बार आता है कैपेसिटेशन, and maturation of spermatozoa in the female reproductive tract, in the female reproductive tract। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो मैच्योरेशन किया ही है, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हमें करना है स्पर्मेटोजोआ का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। कैपेसिटी टू फर्टिलाइज एन ओवा, कैपेसिटेशन वर्ड इज कैपेसिटी टू फर्टिलाइज एन ओवा, यानी स्पर्मेटोजोआ अभी इतना पावरफुल नहीं था कि वो स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज कर सके, तो उसकी कैपेसिटेशन की जाएगी। कैपेसिटेशन का प्रोसेस लंबा चलेगा, 7 to 8 आवर्स तक ये यूट्रस के अंदर कैपेसिटेशन चलता रहेगा, एंड आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्मेटोजोआ एबल होगा कि वो किसी ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। आखिर क्या है स्पर्मेटोजोआ के पास जिसके कारण वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता? पहले ये फैक्टर्स को जानेंगे और उसके बाद उन सारे फैक्टर्स को रिमूव करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं स्पर्मेटोजोआ के पास जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज नहीं कर सकता ओवा का, और वो फैक्टर्स में से एक है एक्रोसोम के ऊपर डिपोजिशन ऑफ some proteins and cholesterol on the acrosome part of spermatozoa, यानी स्पर्मेटोजोआ के एक्रोसोम याद है हेड के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर था जो गोल्गी एपरेटस से डिराइव हुआ था, और उसके अंदर में लाइसोसोमल एंजाइम थे स्पर्म लाइसिन्स के फॉर्म में। तो एक्रोसोम के ऊपर कुछ कोलेस्ट्रॉल और दूसरे कुछ केमिकल्स का डिपोजिशन जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेशन करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले वॉश करेंगे इसको। दूसरा, स्पर्मेटोजोआ के पास कुछ कैल्शियम इनहिबिटर्स का होना, जिसके कारण कैल्शियम स्पर्मेटोजोआ के अंदर एंटर नहीं कर रहा है। अगर कैल्शियम एंटर नहीं करता है तो स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी तेज नहीं हो सकती, स्पर्मेटोजोआ तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। तो दूसरा है इस पर कुछ ऐसे बैरियर्स का होना, इनहिबिटर्स का होना, जिसके कारण कैल्शियम एंटर नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं उसके पास जिसको हटा देना है। इसके साथ साथ और भी कुछ होंगे जो कैपेसिटेशन के अंदर होंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन में ये सारे डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स, इसके अलावा भी कई सारे कैपेसिटेशन फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स को रिमूव करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को वॉश करेंगे और ये बैरियर्स को हटाएंगे जिसके कारण कैल्शियम आयन स्पर्मेटोजोआ के अंदर एंटर करेगा। जब कैल्शियम आयन स्पर्मेटोजोआ के अंदर एंटर करेगा तो ये हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और हाइपर एक्टिव होकर के उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन चैनल्स भी खुलेंगे, और बाइकार्बोनेट आयन का जाना, कैल्शियम का अंदर जाना स्पर्मेटोजोआ के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर उस पीएच को मेंटेन कर देगा जो पीएच चाहिए स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट के लिए।
क्लियर है? तो ये सारा डिकैपेसिटेशन के अंदर होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिकैपेसिटेशन में क्या, सॉरी कैपेसिटेशन में क्या करेंगे, तो सारे डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स को रिमूव करेंगे, और सारे डिकैपेसिटेशन फैक्टर को रिमूव करने के बाद कैल्शियम बैरियर्स जो हैं, इनहिबिटर्स जो लगे हुए हैं उनको रिमूव करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को वॉश करेंगे, एंड फिर आगे कैपेसिटेशन में देखेंगे कि और क्या होगा। तो पहले वॉशिंग ऑफ cholesterol and other decapacitation factor and other decapacitation factors present on spermatozoa, present on spermatozoa। सेकेंड, सारे कैल्शियम इनहिबिटर्स जो वहां पर है जिसके कारण डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है कैल्शियम का, उसको रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ ऑल कैल्शियम बैरियर्स ड्यू टू विच, जब ये बैरियर हटेंगे तो कैल्शियम एंटर कर जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, ड्यू टू विच influx of calcium ion and bicarbonate ion occurs in spermatozoa. It increases the motility of spermatozoa. It increases motility of spermatozoa and also motility of spermatozoa and also maintains intracellular pH, जो pH चाहिए स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी के लिए उसको ये मेंटेन करेगा। इंट्रासेल्युलर pH एल्कलाइन करना पड़ता है, तो बाइकार्बोनेट के कारण वहां पर ये pH हमारा मेंटेन हो पाएगा। दिस इज सम पार्ट ऑफ कैपेसिटेशन। आफ्टर दैट स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी इंक्रीज हो गई। अब कैपेसिटेशन का नेक्स्ट पार्ट सर्विक्स से शुरू होगा। यहाँ पर मिलियंस में स्पर्मेटोजोआ को रिलीज किए, जबकि आपको पता है कि किसी एक ही स्पर्म की एंट्री होगी, तो क्यों मेल इतना सारा स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करता है? यहाँ तो कोई रिस्क नहीं है, कोई पॉलिनेशन नहीं होना कि पॉलन ग्रेन को निकल करके कहाँ पर पहुँचना है, वेस्टफुल टाइप है। यहाँ पर टारगेट है कि वेजाना के अंदर सेमेन को डिस्चार्ज करना है, तो फिर स्पर्मेटोजोआ इतने लार्ज अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस होता है? रैंडम प्रोसेस तो है नहीं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ के लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और एक तो सबसे बड़ा कारण है वेजाइनल एसिडिटी। जो वेजाइना होता है यहाँ पर लैक्टोबैसिलस लैक्टोन्यूस्टॉक बैक्टीरिया हार्बर करते हैं। ये एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण वेजाइना के अंदर में एसिडिक पीएच होता है, और इस एसिडिक पीएच पर स्पर्मेटोजोआ हमारे मर जाते हैं। तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ हमारे यहाँ पर ही मर जाएंगे। तो जितने हैं, कितने थे? 80 to 100 मिलियंस। इसमें से बहुत हद तक यहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत से कारणों से, क्योंकि फॉरनर सेल्स है, बहुत सारे फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो स्पर्मेटोजोआ को खा जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर फीमेल बॉडी का, उस पर स्पर्मेटोजोआ सर्वाइव नहीं कर सकता, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ मर जाते हैं। 20% वैसे ही मेल डिफेक्टिव स्पर्मेटोजोआ को बनाता है, वो ऐसे ही बेकार होते हैं। ओनली 10% इतना कैपेबल होता है कि वो सर्विक्स को क्रॉस कर सकता है। सर्विक्स के पास दूसरा कैपेसिटेशन जो सर्विक्स के पास होगा उसमें क्या होना है? तो सर्विक्स से म्यूकस स्ट्रिंग बनेगा, एक खास तरह का थिक म्यूकस बनेगा, एंड दैट थिक म्यूकस गाइड्स सर्वाइकल म्यूकस स्ट्रिंग। एक खास तरह का थ्रेड बनेगा जिसको फॉलो करके स्पर्मेटोजोआ सर्विक्स से एंटर करेगा। सर्विक्स एक छोटी सी ओपनिंग है,
उस ओपनिंग से स्पर्मेटोजोआ को यूट्रस में एंटर करना होता है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ को गाइड करने के लिए एक खास तरह का म्यूकस का स्ट्रिंग बनाता है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कैपेसिटेशन, और इस म्यूकस स्ट्रिंग को फॉलो करके स्पर्मेटोजोआ यूट्रस के अंदर जाता है। यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण यूटेराइन मूवमेंट हो रहा होता है। उस यूटेराइन मूवमेंट के कारण स्पर्मेटोजोआ उसको फॉलो करते करते फेलोपियन ट्यूब तक जाता है, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब तक जाता है, और फेलोपियन ट्यूब में भी कैपेसिटेशन होता है। तो सर्वाइकल म्यूकस स्ट्रिंग ने गाइड किया स्पर्मेटोजोआ को, क्या किया इसने, गाइड्स द स्पर्मेटोजोआ, यूटेराइन वॉल में प्रोस्टाग्लैंडिन है वो गाइड करेगा यूटेराइन मूवमेंट ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन, also guides the स्पर्मेटोजोआ, वो भी गाइड करेगा स्पर्मेटोजोआ को। और इसके बाद क्या, इसके बाद यूट्रस में कुछ केमिकल्स निकलेंगे जो स्पर्मेटोजोआ में अब तक कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसको रिमूव करेगा। लगभग 7-8 घंटे तक यूट्रस के अंदर स्पर्मेटोजोआ का डिकैपेसिटेशन होता रहेगा, और सारे डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स को रिमूव किया जाता रहेगा, कैपेसिटेशन होता रहेगा, और सारे डिकैपेसिटेशन फैक्टर को रिमूव किया जाता होगा। उसके बाद इतना ट्रीटमेंट के बाद स्पर्मेटोजोआ पहुंचेगा कहाँ, स्पर्मेटोजोआ पहुंचेगा सेकेंडरी oocyte के पास। सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचने पर वहां पर एक खास तरह का प्रोसेस होगा जिसको कहेंगे एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम याद है, स्पर्म के ऊपर ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ कहाँ पहुँच गया है, तो सेकेंडरी oocyte के कोरोना रेडिएटा के पास। ये यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर जोना पेल्यूसिडा, और ये कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में कौन से केमिकल का डिपोजिशन है, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो ये एक्रोसोम, इस एक्रोसोम से ये एक्रोसोम एक्सोसाइटोसिस करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा, और एक्सोसाइटोसिस करके ये पहला स्पर्म लाइसिन को निकालेगा, एंड दैट इज हाइल्यूरोनाइडेज। ये हाइल्यूरोनाइडेज, यहाँ पर जो हाइल्यूरोनिक एसिड होगा उसको ये डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करेगा तो ये पार्ट स्पर्मेटोजोआ का एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक्रोसोम रिएक्शन। अभी एक्रोसोम रिएक्शन कंटिन्यू है, क्योंकि सबसे पहले स्पर्म लाइसिन हाइल्यूरोनाइडेज ने हाइल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व किया। अब ये स्पर्मेटोजोआ पहुंच गया जोना पेल्यूसिडा के पास, और जोना पेल्यूसिडा के पास एक खास तरह का साइट है जिसको फर्टिलाइजिन कहते हैं, और उससे मिलता जुलता साइट इस स्पर्म हेड के पास होगा जिसको एंटी फर्टिलाइजिन कहेंगे। इन दोनों के बीच एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा जिसको फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो स्पर्म की कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट होती है, और सेम स्पेसिस का है तभी ये बनता है। और एक बार अगर ये कॉम्पेटिबल है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो स्पर्मेटोजोआ दूसरे केमिकल को सिक्रीट करता है। अनदर स्पर्म लाइसिन इज जोनालाइसिन, जोनालाइसिन, या इसको एक्रोसिन कहते हैं। अब ये एक्रोसिन या जोनालाइसिन का सेक्रेशन करेगा, और ये जोनालाइसिन इस जोना पेल्यूसिडा को सपोज ये स्पर्मेटोजोआ इधर से आ रहा था, क्योंकि जब भी आएगा तो न्यूक्लियस की तरफ से, और ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व किया। जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करने से, जहाँ पर जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व हुआ है, यहाँ पर ये इसका सेकेंडरी oocyte का जो मेम्ब्रेन है ये एक इस तरह का प्रोजेक्शन बना लेता है। दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कोन। इस प्रोजेक्शन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, और इसी फर्टिलाइजेशन कोन से होकर जैसे ये स्पर्मेटोजोआ इसको टच करता है उलेमा को, इस उलेमा को टच करने के कारण उलेमा का मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाता है, और स्पर्मेटोजोआ इसके अंदर एंटर कर जाता है। डीपोलराइजेशन के समय कई सारे आयन चैनल खुल जाते हैं, और उस आयन चैनल के खुलने के कारण
एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन के बाद स्पर्म एंट्री में और स्पर्म एंट्री के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। कॉर्टिकल रिएक्शन याद करिए, इसके साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे। जब आयन चैनल्स खुलेंगे तो उन आयन चैनल से होकर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सट्रूड करके बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल करके इसके मेम्ब्रेन पर, उलेमा के मेम्ब्रेन पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की एक कवरिंग चढ़ा देगा और इस तरह से उलेमा ट्रांसफॉर्म कर जाएगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल deposits on ulemma and ulemma transforms into किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाएगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। अब क्या होगा? अब जोना रिएक्शन, नेक्स्ट इज जोना रिएक्शन में अब जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जोना पेलिसिडा के सारे फर्टिलाइजिंग साइट को ब्लॉक कर देगा, जिसको जोना रिएक्शन कहेंगे। और जोना रिएक्शन होने के बाद चूंकि स्पर्म एंटर किया है और स्पर्म का कौन सा पार्ट एंटर किया है, तो मिडिल पीस तक का पार्ट, हेड बाहर रह जाता है और टेल बाहर रह जाता है, हेड और मिडिल पीस वाला पार्ट इसके अंदर एंटर करता है। स्पर्म की एंट्री होती है तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम। आफ्टर जोना रिएक्शन क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ ओवम में सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज सेकेंड में था वो डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, oocyte का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है और इस तरह से एम्फीमेक्सिस यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दिस वाज events which occurs during fertilization in human being.